हेलो 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 गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बेसिक सा चैप्टर विच इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनीज एंड इट्स फॉर प्राइमरली क्लास 12, क्योंकि आपके क्लास 11 तक पार्टनरशिप तक के जो कोर्स है वो लिमिटेड है। क्लास 12 में पार्टनरशिप की भी चीज़ें आएंगी और साथ के साथ आपके कंपनी से रिगार्डिंग भी चीज़ें आएंगी। देखिए, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। नाउ, इतना तो आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है। आई एम होपिंग कि आपने सही गेस किया हो, विच इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मैंने अभी करंटली पढ़वाया है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट जिसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस निकाली है अंडर 7 आवर्स, आप उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, आई वुड से आई वुड से कि आप सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ लो, और ये पढ़ने के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या फिर अकाउंटिंग रेशियोज तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अनलेस और अदरवाइज आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। ठीक है, एज डिस्कस्ड अर्लियर, अपन ने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसमें उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल। ठीक है, और क्या बनाते हैं? अच्छा, पीएनएल को सिर्फ पीएनएल नहीं बोलते हम, इसमें बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा क्या बनाया जाता है? इसके अलावा बनाया जाता है अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नाउ, अगर आप मुझसे पूछो कि ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं होता। ये बस एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम इक्विटी की डिटेल्स रखते हैं। इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है। ठीक है, इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है। अब ये स्टेटमेंट हमसे क्या मांगता है कि आप बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या चेंज आया है ड्यूरिंग द ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या चेंज आया है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आप ओपनिंग इक्विटी दिखा दो। ठीक है, ओपनिंग इक्विटी में अगर आपने इशू किया है तो आप ऐड करके और फिर क्लोजिंग दिखा दो। मानो ओपनिंग मेरा 10 लाख था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने इशू किए 2 लाख शेयर्स। ठीक है, तो क्लोजिंग में मेरे कितने दिखा रहे होंगे? 12 लाख शेयर्स। और इसी तरह मान लो 10 लाख शेयर्स थे और मैंने रिडीम कर लिए 2 लाख शेयर्स, यानी रिडीम मतलब, सॉरी रिडीम नहीं, बायबैक। इक्विटी शेयर्स के केस में जब हम इक्विटी शेयर्स वापस पब्लिक से ले लेते हैं, यानी कंपनी वापस पब्लिक से ले लेती है, तो उसको हम बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बायबैक करने पे शेयर्स कितने बच जाएंगे? 8 लाख। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट बनता है जिसमें हमें इसकी जानकारी देनी होती है। आई होप यू गॉट दैट। आओ, नेक्स्ट हम और क्या करते हैं? हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स। नाउ, नोट्स आपको पता ही होगा क्या होता है। हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, उनका नोट बना लेते हैं। यानी उसकी जो डिटेलिंग होती है, अंदर की और डिटेल्स होती है, उनको हम नंबरिंग दे देते हैं और उन नंबरिंग का हम लोग आगे एक्सप्लेनेटरी नोट्स में उनके चीज़ों को और दिखाते हैं। मान लो जैसे मेरे बैलेंस शीट में दे रखा पीपीई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट नंबर 1। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 10 लाख। अब मैं जाऊँगा एक्सप्लेनेटरी नोट्स में। ठीक है,
मैं जाऊंगा एक्सप्लेनेटरी नोट्स में और उसमें देखूंगा नोट नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है पीपीई। ठीक है, ये हेडिंग डली हुई है। नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, प्लांट, ये 3 चीजें लिख रखी हैं। क्या क्या है इसमें, बिल्डिंग है 5 लाख की, लैंड है 4 लाख का, और प्लांट है 1 लाख का। टोटल क्या है इसका अमाउंट, 10 lakhs। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर्म करते हैं किसका पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आगे की आपको पूरी डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ही याद रखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, तो काम चल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी इस चैप्टर का मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ज़्यादा मोल है नहीं, तो अगर आप इसको फटाफट कर दो तो दैट वुड बी परफेक्ट। फटाफट इसको पढ़ के निकाल दो तो दैट वुड बी परफेक्ट। और हाँ, हम भी ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, प्रोबेबली हम क्वेश्चंस में थोड़े टाइम ले लें, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन अच्छे से करना होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन। बट हाँ, क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है वो तो पढ़ लिया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है वो तो पढ़ लिया। अब हम इसमें और क्या पढ़ेंगे कि हम क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के, कि फायदा क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का। आ जाओ। सबसे पहला फायदा होता है कि हम प्रेजेंट करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, हम हमारी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। कौन सी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और उसी के साथ हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से शेयर होल्डर्स को या फिर हर एक पूरी पूरी जनता को दिखाया जाता है कि ये देखो ये हमारी कंपनी है, और थ्रू इशूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आवर कंपनी हमने दिखाया कि देखो हमने हमने कितना परफॉर्म किया है, कितना हमने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल से, कितना हम और ज़्यादा ग्रोथ करी है हमने पिछले साल से, तो ये हम दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसको दिखाने का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है पब्लिक के साथ। ठीक है, विच इज टू योर बिहाफ इट इज ट्रूली एंड फेयरली। ठीक है, आप कोई चीज़ अगर पब्लिक में रखते हो, आप सोचो आप पब्लिक में जाके बोल रहे हो कि यार मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास 100 करोड़ की प्लांट है। ठीक है, तो एक वो चीज़ भी तो होनी चाहिए ना कि यार 100 करोड़ का प्लांट है, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, और अगर वही प्रूफ सामने वाला रख देता है, आप एक बार सोचो कि मैं बोल रहा हूँ जाके मेरे पास 100 करोड़ का प्लांट है, तो एक जनरल सेंस में ये होता है कि अगर सामने वाला इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने रख रहा है कि मेरे पास इतनी इतनी प्लांट्स हैं, इतने मेरे डेटर्स हैं, इतने मेरे क्रेडिटर्स हैं, तो वो एक्चुअली क्या बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग वेरीफाई भी करते हैं, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी डालती है तो एक्चुअल में वेरीफाई भी होती है, आई विल टेल यू। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम परफॉर्मेंस दिखा सके हमारे, फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा सके ट्रूली और फेयरली, एक सही तरीके में, और एक फेयर प्रेजेंटेशन, यानी कि फेयरली। जैसे आप आंसर लिखते हो तो कई बार आपको टीचरों ने बोला होगा कि फेयरली लिखा करो। फेयरली मतलब अगर आप कुछ भी कहीं भी लिख दोगे तो किसी को भी पढ़ने में दिक्कत होगी, बट आप एक फुल पैटर्न के साथ चलोगे कि भाई ये चीज यहाँ पे ही आनी है, ये चीज यहाँ पे ही आनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेयरली करना। तो ट्रूली एंड फेयरली दिखाना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसके लिए हम बनाते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेकेंडली, सेकेंडली हम क्यों करते हैं, जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी पोजीशन है, बिजनेस पोजीशन है, उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल
पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस दिखाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब कि भाई बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस ने क्या ग्रोथ करी है या नहीं करी है, ठीक है। बिजनेस किस हद तक एक्सटेंड कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को, इसको कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। चलिए आते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे, विच इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about cash flows from different activities। कहने का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। जैसे कि आपको मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि जो तीन डिफरेंट एक्टिविटीज होती है एक बिजनेस की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसमें कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, कितना किस चीज के रिगार्डिंग कैश आउटफ्लो हो रहा है और किस चीज के रिगार्डिंग कैश इनफ्लो हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें किससे पता चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फोर्थ और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का, वो क्या है, टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा यूज़र्स कौन होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स कौन होते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स वो होते हैं, जैसे कि कंपनी के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं हम, तो जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सीईओ, सीएफओ, वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्राइमरी यूजर्स, ठीक है। उसके बाद ओनर्स आते हैं। ओनर्स में क्या आता है कि भाई प्राइमरी ओनर्स तो जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स, जिनसे हमारा पैसा उधारी, मतलब हमने जिनसे पैसा उधारी ले रखा है काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म में, क्रेडिटर्स हो गया। सेम हम लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं, मान लो हमने बैंक से पैसा ले रखा है, ठीक है, तो वो जो जिस बैंक ने हमें पैसा दिया है वो भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं। वो भी हमारी परफॉर्मेंस पे नजर रखेंगे कि क्या ये एलिजिबल, क्या ये अभी तक इतना काबिल है कि ये हमारे इंटरेस्ट और प्री पेमेंट्स यानी पेमेंट्स, प्रिंसिपल पेमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट भी आपकी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ट्रैक रखती है आपकी एक्टिविटी का। गवर्नमेंट भी देखती है कि अच्छा आपने प्रॉफिट कमाया, तो क्या आपने उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे उत्पन्न हुई है ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में दिखी है, ठीक है, वो हम इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अब इसको याद करेंगे कैसे, सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हमारे। सबसे पहला तो पॉइंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर आता है फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड पॉइंट है कैश फ्लोज, ठीक है, थर्ड पॉइंट है कैश फ्लोज। और फोर्थ पॉइंट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसका बहुत शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे पेन से अब हम लिखेंगे, ये हो जाएगा CPU, ठीक है, और दो है यहाँ पे P, ठीक है। C मतलब कैश फ्लोज, P मतलब परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, और U मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट।
नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट आते हैं, विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, वो रिलेटेड होते हैं टू द पास्ट पीरियड एंड हेंस दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप प्रेजेंट करते हो, यानी मैंने सब देखो बैलेंस शीट दिखाई, ठीक है, बैलेंस शीट में क्या दिखाया मैंने, पीपीई दिखाया, कितने का, 10 लाख का, मैंने 10 लाख का पीपी दिखाया, 10 लाख का पीपी दिखाया, मैंने ये दिखाया हमारे ईयर 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैंने 2021 टू 2022 में दिखाया 12 लाख का पीपी। ठीक है, और 22-23 में मैंने दिखाया 8 लाख का पीपी। ठीक है, अब देखो इन सब का क्या मतलब हुआ, इन सब का ये मतलब हुआ कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले 3 साल के शो किए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक तरीके से हिस्टोरिक रिकॉर्ड हो जाता है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मैं अभी देख रहा हूँ और अभी मैं देख के बोल रहा हूँ वाह यार इनका पीपी 8 लाख का है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी के लिए मुझे नहीं पता कि 2 साल पहले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनका पीपी ज्यादा था या फिर 1 साल पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनका पीपी ज्यादा था। ठीक है, बट अगर मैं पुरानी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेच करूँ तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा? हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। कैसे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा? मैं अभी सोच रहा था कि यार 8 लाख का तो पीपी बहुत ज्यादा है, बट जब मैंने पुरानी वाली स्टेटमेंट देखी तब मुझे पता चला कि पहले तो इनका 12 लाख का था, उल्टा अब इन्होंने 4 लाख का बेच दिया है। ठीक है, तो जो पीपी पहले 12 लाख का था वो अब इन्होंने 8 पे रखा है। दैट मीन्स हमें जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तरीके से क्या बताते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं हमें क्या, पास्ट पीरियड से या फिर हेंस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मतलब जो हो चुका है, हिस्ट्री है हमारे लिए। ठीक है, सो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड and hence are historical documents। ठीक है, जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमारे लिए क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कैसे होता है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर जो चीज़ है वो किस में, मनी में आपको दिखाई जाती है। ठीक है, नाम ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मतलब मनी, सिंपल सी बात है। अब आप अगर देखो कि एक चीज़ होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, आपको शायद नहीं पता होगी बट हम इस चैप्टर में ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मान लो ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ठीक है, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड पे केस कर दिया। ठीक है, केस कर दिया, मान लो केस किस चीज़ पे करा, केस कर दिया है, केस कर दिया रॉ मटेरियल खरीदने पे। ठीक है, ए ने बी से रॉ मटेरियल खरीदा था बट बी ने क्या किया, रॉ मटेरियल नहीं भेजा या फिर आधा अधूरा भेजा, रॉ मटेरियल खराब भेजा। अब इन्होंने केस कर दिया 10 करोड़ रुपीस का, 10 करोड़ रुपीस का इन्होंने केस कर दिया। अब अगर ए लिमिटेड ये केस जीत जाता है तो ये ए लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ए लिमिटेड केस नहीं जीतता तो ए लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। बट एक बार आप अगर सोचो, एक बार आप अगर सोचो तो ए लिमिटेड ने पैसा तो बिजनेस से ही लगाया ना, ए लिमिटेड ने जो पैसा लगाया है वो तो बिजनेस से ही लगाया है। ठीक है, पर ये जो 10 करोड़ है ये ए लिमिटेड को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, या इवन ये कैसे पता चलेगा कि इस 10 करोड़ में से 8 करोड़
10 करोड़ में से पूरे 10 करोड़ मिलेंगे या फिर 8 करोड़ 5 करोड़ कुछ कुछ अमाउंट मिलेगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब कैलकुलेशंस की जाती है। मैं आपको बस बहुत प्राइम एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे केस फाइल किया है, केस फाइल में क्या एक्सपेक्टेड अमाउंट लिया जाता है कि हो सकता है हमको इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, हो सकता है हमको हमको इतना अमाउंट मिलेगा और इतना चांस है हमारा जीतने का। अगर मेरा ज़्यादा चांस होगा जीतने का, 50 60 70% चांस होगा, तो ऑब्वियसली मैं उसको क्या करूँगा, बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं मेंशन करूंगा कि मैं इतने पैसे जीत सकता हूँ आउट ऑफ दिस केस। तो क्या होता है कहने का मतलब कि हर चीज़ जो है मॉनेटरी टर्म्स में यानी मनी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, शोज प्रॉफिटेबिलिटी बिलिटी थ्रू एसपीएल। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखाता है किसके थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो आपको पता ही होगा। फोर्थ पॉइंट पे फटाफट जंप करते हैं, विच इज ऑल्सो सिंपल, शोज फाइनेंशियल पोजिशन थ्रू व्हाट, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू दिखाते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है, प्रीटी सिंपल। अब देखो क्या क्या हमारे इसमें से पॉइंट्स हमें निकल के मिलते हैं। सबसे पहला है पास्ट पीरियड, ठीक है, ये लो पास्ट पीरियड। उसके बाद एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या हो गया हमारा पॉइंट, मनी। थर्ड क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी। एंड फोर्थ क्या हो गया, पोजीशन। फोर्थ क्या हो गया, पोजीशन। तो कोई आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप क्या बताओगे कि पास्ट पीरियड, पास्ट पीरियड और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एक तरीके से होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है थ्रू पीएनएल। और फोर्थ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है थ्रू बैलेंस शीट, ठीक है। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3 PM, ठीक है, रात के 3, रात के 3 नहीं, सुबह दोपहर के 3 बजे, ठीक है, दोपहर के 3 बजे। 3 PM क्यों, 3 बार तो पी है, पास्ट पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी, इन पोजिशन एंड देन आता है एम, ठीक है। आई गेस इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। आ जाओ नेक्स्ट हम करते हैं विच इज essentials ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। essentials ऑफ फाइनेंशियल, या फिर मैं FSE लिख लेता हूँ डायरेक्ट, essentials ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब देखो essentials क्या क्या होता है। सबसे पहला essential होता है, सबसे पहला essential होता है वेरीफाइबल, ठीक है, सबसे पहला essential होता है वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो विद द टर्म वेरीफाई, ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हो विद द टर्म वेरीफाई। कैसे वेरीफाई आप कर सकते हो, मैं कुछ आप सोच रहे होगे कि क्या मतलब हुआ वेरीफाई। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको क्या दिखाया गया, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। नाउ हाउ डू यू बिलीव, आप उसको बिलीव कैसे करोगे कि मैंने अगर 10 करोड़ का डेटर दिखाया है तो इज इट रियली 10 करोड़ का ही है। आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी के बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आप वेरीफाइबल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका एक एसेंशियल ये होता है, हम क्या करते हैं
सोर्स डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर, सोर्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं हर एक चीज जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड होता है रेलेवेंस या फिर रेलिवेंट। ठीक है, रेलेवेंस या फिर आप रेलिवेंट बोल सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या होती है? केपेबल होती है एक डिसीजन देने में या फिर डिसीजन को एक वो करने में, शेप करने में इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके आगे लिख दूं, इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग अगर हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, तो ये क्या करता है? हेल्प करता है एक तरीके से मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, और किसको हेल्प करता है? क्रेडिटर्स को भी हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल दो ना सर। देता हूँ, देखो, आपने आपने क्या देखा? आपने देखा कि यार, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरे डेट जो है, जो मेरे लॉन्ग टर्म डेट है, वो क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो क्या हो रहा है मेरे? बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो कैश है वो अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। मेरे पास क्या है? अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है। अब मैं ये सोचूंगा कि यार, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है? बर्डन है एक तरीके से, कि मुझे इतना ज़्यादा लोन पे ऑफ करना है, मुझे इतना ज़्यादा लोन पे ऑफ करना है। ठीक है, और जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारा कैश ऑलरेडी पड़ा है, मेरे पास बहुत सारा कैश ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? वो जो सारा कैश मेरे पास पड़ा है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ना, मैं वो उस कैश से पे ऑफ कर देता हूँ। अब अगर आप लॉन्ग टर्म लोन कैश से पे ऑफ कर देते हो, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए क्या होती है? बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आपने ज़्यादा लोन ले रखा है, तो उस प्रॉफिट का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो किसको चला जाएगा? वो लोन के इंटरेस्ट पे ऑफ करने में चला जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने वो लोन पे कर दिया, तो अब जो आप प्रॉफिट कमाओगे, वो प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलेगा? इन्वेस्टर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के डिसीजन लिया और फायदा हुआ भी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, रेलेवेंट। थर्ड पॉइंट हम आते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, वो क्या है? एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बनाई जाती है। ठीक है, और ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर किस में दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, इन शेड्यूल 3। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा शेड्यूल 3 में क्या दे रखा है, कंपनीज एक्ट में क्या दे रखा है। ठीक है, बट हाँ, ये जो शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जो पूरा दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है, वो क्यों बनाया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है? ताकि ताकि ऐसे शेयर होल्डर्स, ऐसे लोग जो कंपनी के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो कंपनी से रिलेट करते हैं, वो भी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के पता लगा पाए कि कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। एक बार अपन लिखते हैं, टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड व्हाट? टू अंडरस्टैंड व्हाट? परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंपनी। अंडरस्टैंड व्हाट? परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंपनी।
यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं, आपको बताया था मैंने, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, विच इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब कंपेयर करने वाला। कंपेरेबिलिटी का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेंशियल ऐसा है कि वो बहुत कंपेरेबल है, यानी वो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। पहली बात, किससे कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी का है, ठीक है, तो आप उसी कंपनी के पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अभी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यानी कंपनी के मल्टीपल ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या कंपनी ने ग्रोथ की है, क्या कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट पिछली बार से कमाया है, या कंपनी ने कम कमाया है, कंपनी का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। ये आप कंपेयर करके बता सकते हो। सेकेंडली, मान लो कि दो कंपनीज हैं, विच इज आप मान लो कि इंडिगो एयरलाइंस है और एक है स्पाइस जेट, ठीक है। आपने इंडिगो एयरलाइंस की बैलेंस शीट उठा ली, आई मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा ली, और आपने स्पाइस जेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा ली, और आप अब क्या कर रहे हो, दोनों को कंपेयर कर रहे हो कि किसके पास ज़्यादा एसेट्स है, किसके पास कम लोन्स हैं, किसके पास ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, किसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, दो अलग अलग कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो ये होता है कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार हम इस पे लिख लेते हैं, मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज ऑफ सेम इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिगो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्पाइस जेट, ठीक है। सेकेंडली मैं क्या लिखना चाहूंगा, कंपैरिजन between different years of financial statements of the same company, ठीक है। एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2022, 23 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2021 and 22, which is previous year, and this is what current year, ठीक है। इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिख लूँ, आ जाओ, करंट ईयर, ठीक है। तो कंपैरेबिलिटी भी अब हमको पता चल गई, ठीक है। लास्ट चीज जो एसेंशियल होती है वो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, विच वाज व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताना चाहूँगा इस बार थोड़ा। जैसे कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है कि आप जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हो, अगर आप वो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, उसका आपके पास क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसका आपके पास क्या है, रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ट्रू, ट्रूली प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और दूसरा, फेयरली प्रेजेंटेशन, यानी कि आप जिस मैनर में प्रेजेंट कर रहे हो, विच इज़ मैंने आपको बताया था शेड्यूल 3 में बनाया जाता है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया जाता है, आई थिंक, हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 है अभी तक, तो उसमें बनाया जाता है
उस मैनर में, उस फॉर्मेट में बनाया जाता है, तो वो क्या है, आपका फेयरली प्रेजेंट किया गया है, फेयरली प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। क्या क्या है? वेरीफाइबल, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका एक्रोनिम हम क्या बना सकते हैं, विच इज वी आर कट। वी आर कट, ठीक है, इसका हम एक्रोनिम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन सबसे पहले तो पढ़ी कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? उसके बाद हमने देखा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। देन हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और लास्ट हमने पढ़े इसेंशियल्स, ठीक है। फाइनली बॉक्स बन गया। हाँ, तो हमने क्या क्या चार चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने पढ़ा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने पढ़े इसेंशियल्स, ठीक है। आई थिंक इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और इन डेप्थ पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है, और जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से एलैबोरेटिव होते हैं, किस तरीके से उनका नेचर होता है, क्या क्या इन डेप्थ स्टडी होती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। टिल देन, गुड बाय एंड एंजॉय।